नाज़रीन आदाब, आईन हिंद से मुताल्लिक़ खुसूसी प्रोग्राम इंसाफ का दरवाज़ा में आपका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। मैं आपका मेज़बान अतर सईद। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है गिरफ्तारी। नाज़रीन, गिरफ्तारी के नाम से ही हमारे जहन में डर बैठ जाता है, खौफ पैदा हो जाता है। गिरफ्तारी किसी जुर्म के सरजद हो जाने के सबब भी हुआ करती है और गिरफ्तारी कई मरतबा माकूल कागजात के ना होने के सबब भी हुआ करती है। तो किस तरह हम इससे अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, किस तरह से गिरफ्तारी के तईं हमारे क़वानीन कहते हैं आईन हिंद के, इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे कि गिरफ्तारी क्या है, हिरासत क्या है और गिरफ्तारी के बाद के कानूनी हुकूक हमारे क्या हैं। तो इन तमाम बातों पर आइए तफसील से जानते हैं। जब पुलिस किसी शख्स को गिरफ्तार करती है तो उसे गिरफ्तारी की वजह बताना जरूरी होता है। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस को गिरफ्तार शख्स को बताना पड़ेगा कि वो उसे किस जुर्म में गिरफ्तार कर रही है, जैसा कि आईन के आर्टिकल 22 और CRPC की दफा 50 में मज़कूर है। मुल्जिम गिरफ्तारी के वक्त पुलिस की गिरफ्तारी का वारंट भी दिखाने को कह सकता है। CRPC की दफा 75। हालांकि कई बार मामला इतना अर्जेंट होता है कि वारंट हासिल करना मुमकिन नहीं होता। ऐसे वक्त में जुर्म की हसासियत बहुत अहम होती है, जैसे कि कत्ल के जुर्म में पुलिस बगैर वारंट के भी मुल्जिम को गिरफ्तार कर सकती है। इससे मुताल्लिक CRPC की दफा 41 में मज़कूर है। लेकिन बिला वारंट के हिरासत में लिए गए शख्स को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना लाजमी है, जैसा कि आईन का आर्टिकल 22 और CRPC की दफा 57 में मज़कूर है। अदालत में पेश किए बगैर किसी शख्स को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखना गैर कानूनी है। 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके पुलिस गिरफ्तार शख्स की हिरासत की मुद्दत को तौसी का मुतालबा कर सकती है। मजिस्ट्रेट एक बार में ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के लिए हिरासत की मुद्दत में तौसी कर सकता है, जैसा कि CRPC की दफा 167 में मज़कूर है। हिरासत भी दो तरह की होती है, पुलिस हिरासत और अदालती हिरासत। जब पुलिस मुल्जिम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके मामले को जांच और पूछगछ के लिए मुल्जिम को पुलिस रिमांड में भेजने की गुजारिश करती है, तो मजिस्ट्रेट पुलिस की रिमांड अर्जी पर गौर करने के बाद मुल्जिम को पुलिस रिमांड में देने का हुक्म सुना सकती है। नाज़रीन, गिरफ्तारी, हिरासत और गिरफ्तारी के बाद के हुकूक के बारे में आईन हिंद क्या कहता है, आइए तफसील से जानते हैं अपने रिपोर्टर मुमताज़ आलम रिजवी की माहिर कानून जनाब साजिद खान एडवोकेट से ये खुसूसी गुफ्तगू। गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ हमारा ये प्रोग्राम जारी है। तो साजिद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गिरफ्तारी क्या चीज़ है और ये किन सूरतों में अमल में लाई जाती है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, पब्लिक को इसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। गिरफ्तारी कई तरह से होती है। नंबर 1 तो गिरफ्तारी ये होती है कि मान लीजिए कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस को रिपोर्ट किया जाता है कि फ़लाँ जगह ये वारदात हो। आइदर वो पुलिस के ज़रिए, मतलब टेलीफोन के ज़रिए भी हो सकती है, थाने में जाकर के भी हो सकती है, या रोड पे भी कहीं पे अगर आदमी कोई है वो इन्फॉर्मेशन किसी भी पुलिस वाले को दे सकता है। तो उस पुलिस वाले की ज़िम्मेदारी है कि जो प्रॉपर उसका ऑफिसर है उसको वो इन्फॉर्म करे कि वहाँ पे ये वारदात है और आप इसको अमल में लाइए और शुरू कीजिए। तो एक तो वो गिरफ्तारी, ये पुलिस को मालूम होते ही गिरफ्तारी अमल में आ जानी चाहिए, ये तो कानून कहता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि अगर कोई वारदात हो गई है और वो लेट हो गई है तो उसके लिए पुलिस कोर्ट से वारंट लेती है, फिर उसमें कार्रवाई करती है। ये दो तरीके गिरफ्तारी के हैं। गिरफ्तारी और हिरासत में आमतौर से लोगों को नहीं मालूम होता कि इनमें क्या फ़र्क है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, पब्लिक को इसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। और वो इसलिए है कि आजकल जो एजेंसीज़ बनी हुई हैं तरह तरह की, उन एजेंसीज़ का काम ये है कि सरकार जो कुछ कहती है वो तो सोच समझ के कहती है, कानून बनाती है सोच समझ के बनाती है, लेकिन उसको चलाने वाले किस तरीके से उसको चला रहे हैं, किस ढंग से उसको चला रहे हैं, गलत या सही, ये अवाम उसके ऊपर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस सूरत में हिरासत में और गिरफ़्तारी में ये फ़र्क है कि गिरफ़्तारी जो होगी वो कानून के दायरे में होती है, हिरासत जो अल्फाज कहे जाते हैं वो गैर कानूनी भी हो सकती है और कानूनी भी हो सकती है।
हिरासत क्योंकि उर्दू का वर्ड है, उधर कस्टडी हो जाती है तो उधर जुडिशल कस्टडी हो गई जो कोर्ट के अंदर भेजा जाता है मुलजिम को, और एक हो गई पुलिस कस्टडी जो रिमांड पे लिया जाता है, पूछताछ के लिए लिया जाता है। तो इसके ये दो तरीके हैं। अब उसमें हिरासत एक तरह से ये भी होती है कि बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी वजूहात के, बिना किसी कॉज के पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उनको कहीं डिस्क्लोज़ नहीं करती है, किसी ऑफिसर को बताती नहीं है, कोर्ट को नहीं बताती है, तो वो कही जाएगी कि गैर कानूनी हिरासत में है। साजिद साहब, इन तमाम सवालों के बीच एक अहम सवाल मुझे लगता है कि अगर कोई एजेंसी या पुलिस किसी को गिरफ्तार करने के लिए जाती है तो जो गिरफ्तार होने जा रहा है जो शख्स, वो एजेंसी से या पुलिस से किस किस्म के सबूत मांग सकती है या जवाज़ कि आखिर हमारी गिरफ्तारी किस वजह से हो रही, तो क्या क्या चीज़ें वो डिमांड कर सकता है? हाँ देखिए, ऐसा उसके अंदर ये है कि सबसे पहले तो जिसको गिरफ़्तार करने जा रहे हैं वो आदमी या उसका कोई भी घर वाला या कोई उसका अजीज़ पूछ सकता है कि भाई इनको आप किस मुकदमे में आप इनको गिरफ़्तार करने आए हैं, या कोई वारंट है अरेस्ट का, पूछ सकते हैं। लेकिन नॉर्मली पुलिस से ना तो उसकी हिम्मत होती है, पुलिस अगर इस तरह की बात कहती भी है तो वो भागने की कोशिश करता है, या उनकी हिम्मत नहीं होती। पुलिस से खौफ इतना होता है कि उस वक्त उनसे कोई सवाल अच्छे से अच्छा पहलवान भी नहीं कर सकता। तो वो जो ताकत और फोर्स उनकी है वो एक दहशत गर्दी वाली हो गई है कि आदमी दहशत में आ जाता है। अलबत्ता ऐसी सूरतों में यही हुआ है कि जब भी मौका मिला और लोग अगर वहाँ तक पहुँच गए उसको गिरफ़्तार करने से पहले, ले जाने से पहले, या उस जगह से कहीं उसको तब्दील करने से पहले लोग पहुँच गए, तब वो मिल करके पूछ लेते हैं उनसे कि भाई इसको किस मुकदमे में गिरफ़्तार कर रहे हैं। तो नॉर्मली उन केसेस में उसको छोड़ना पड़ा है अगर कुछ उन पर नहीं निकला है। लेकिन जिस केस में अगर कुछ है और वाकई उसके ख़िलाफ़ सबूत हैं तो फिर पुलिस को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। वो तो सीधे थाने में जाएगी और कहेगी भाई आप फ़लाँ आदमी को हमें पकड़ना। आदमी कानून से कहाँ तक भागेगा, पुलिस से नहीं भाग सकता। तो पुलिस को, मेरी राय भी सजेशन ये है कि पुलिस को इस तरह के काम नहीं करने चाहिए जिससे आवाम का जो एतमाद, कॉन्फिडेंस, भरोसा है वो पुलिस से ना उठे। अभी आपने एक वारंट की बात की थी कि वारंट जारी करती है कोर्ट, अदालत जारी करती है, उसके बाद गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। तो वारंट जारी करने के क्या तरीके होते हैं और पुलिस ये वारंट कैसे हासिल करती है? हाँ, पुलिस का तरीका जो होता है वो ये होता है कि मान लीजिए उसको एफआईआर उसने दर्ज की थाने में, तो उसको फ़ौरन अमल में आना चाहिए। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ऐसे ऑफेंस हैं जो हमारे उसके अंदर पुलिस कभी भी अरेस्ट कर सकती है, नॉन बेलेबल ऑफेंस जैसे कहे जाते हैं। तो उसके अंदर वो मुलजिम के पास अगर वो जाती है, ढूंढती है, इधर उधर तलाश करती है और वो नहीं मिलता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कहीं सर्च करना हो, किसी घर में जाना हो, कि किसी प्रीमाइसेस में जाना हो, होटल में जाना हो, तो उसको सर्च वारंट भी लेना पड़ेगा और अरेस्ट वारंट भी लेना पड़ेगा। साजिद साहब, गिरफ्तार शख्स के क्या हुकूक हैं? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि कोई शख्स अगर गिरफ्तार हो गया तो वो खासा मायूस हो जाता है, लेकिन कानून में जाहिर से इसके लिए भी कोई जगह होगी, तो वो क्या चीज़ है कि जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल इसलिए है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा लैंडमार्क जजमेंट नीना बलसारा के केस में जो दिया था, उसके अंदर 20 गाइडलाइंस दी हुई हैं। उन 20 गाइडलाइंस को पूरा एक बड़े फ्रेमवर्क में लगा करके हर थाने के अंदर लगाया गया है। और उन गाइडलाइंस के अंदर जो मोटी मोटी इम्पोर्टेंट बात यह है, सारी तो बताना इस वक्त कम है तो मुनासिब नहीं होगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट ये है कि पुलिस अरेस्ट करने के फ़ौरन बाद उसके किसी रिलेटिव को या उसके किसी बताए हुए वकील को या किसी और ऐसे आदमी को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है कि ये आदमी हमने कस्टडी में लिया है, आप इनसे आके बात भी कर सकते हैं, आप मिल सकते हैं, या कानूनी चाराजोई के लिए आपको आके आप काम करें। उसके साथ साथ इसी तरह से कि कोई उसके साथ मारपीट नहीं होगी, उस पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा, उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उनको ये हिदायत दी है कि सारे थानों के अंदर उसको लिख करके बोर्ड, जो साइन बोर्ड होता है, उसको लगाया जाए ताकि आदमी आने के बाद उसको देखे और एफआईआर की कॉपी फ़ौरन उनको देनी चाहिए, जो नॉर्मली हम देख रहे हैं कि नहीं देती है पुलिस। मैं एक इम्पॉर्टेंट बात कहूँगा कि जैसे ही गिरफ़्तार होता है उस सूरत में उसके घर वालों को, मोहल्ले वालों को, जानकारों को सबसे पहले ये करना चाहिए कि फ़ौरन टेलीग्राम करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, एलजी को, लेफ्टिनेंट गवर्नर, होम मिनिस्टर, किसी को भी ऐसी अथॉरिटी को करें जिससे उनके पास रिकॉर्ड हो जाए कि फ़लाँ वक्त में ये उठाया। और अगर लोकल थाना पास में है तो उसको भी जाके इन्फॉर्म करें, दर्ज कराएं अपनी रिपोर्ट कि इस वक्त उठाया, ताकि जो वक्त उठाने का है, जो भी चीज़ वो अगर उसके ख़िलाफ़ एफआईआर या कोई कानूनी चाराजोई अगर वो करेंगे या दर्ज करने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद में ही करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे।
इस सूरत में उस आदमी का बचाव हो सकता है कि जब तक इसको उठाया था उस वक्त टेलीग्राम आया, उससे पहले कोई मुकदमा दर्ज नहीं था, उसके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं था, जो कुछ तैयार किया है वो बाद में किया है। उस सूरत में आदमी को बहुत से केसेस में ऐसा हुआ है कि वो छूटे हैं। अब सवाल किया आपने कि छूटने के बाद क्या करना चाहिए, तो बाद के छूटने के बाद वो तो एक लंबा पीरियड है, उसके अंदर जो उसने वक्त गुजारा है वो सारा रिकॉर्ड हो गया। उस रिकॉर्ड को लेकर के कंपनसेशन के लिए, डैमेजेस के लिए, और उसकी जो बेइज्जती हुई है, उसके साथ हरासमेंट, टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, डिफरेंट टॉर्चर्स हुए हैं, उसके लिए वो कानूनी चारागोई करके अपना डैमेजेस ले सकता है, कानूनी अधिकार है। इन तमाम सवालों के बीच साजिद साहब, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आवाम को इस ताल्लुक़ से कैसे बेदार किया जा सकता है, और NGOs और जो हमारी तंजीमें हैं वो इसमें क्या रोल अदा कर सकती हैं, और हमारा ये प्रोग्राम जो दिखाया जा रहा है ये कितना माविन साबित होगा? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। तंजीमों के हवाले से, NGOs के हवाले से ये बहुत अहम साबित हो सकता है। इसलिए साबित हो सकता है कि जो भी कानून है उसको हमें, जो हुकूक हैं लोगों के, उसको हमें पहुंचाना है। तो पहुंचाने के लिए उन तंजीमों के अगर हवाले से, उनके ज़रिए से भी पहुंचाना चाहेंगे तो बहुत मदद उनको मिलेगी। दूसरी बात एक ये है कि तंजीमें पब्लिक से जुड़ी रहती हैं, और उनके जुड़ने का मकसद ये होता है कि हम आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे पहुंचा सकें। तो वो फ़ायदा उससे डायरेक्ट वो पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपका प्रोग्राम मान लीजिए 1 लाख आदमी देख रहे हैं, 2 लाख आदमी देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद NGOs जो जुड़ी हैं वो तो अपने मैसेज को लगातार पहुंचाती रहती हैं, और आपका ये इसको कैरी ऑन करेगा NGOs तक, NGOs फिर पब्लिक तक। तो ये एक मल्टी पर्पज़ हो जाएगा और इसे बहुत फैलेगा, बहुत फ़ायदा करेगा। NGOs जो होती हैं वो पब्लिक से डायरेक्ट जुड़ी होने की वजह से उनकी हिम्मत होती है कि वो जाके थाने में भी, जेल में भी, कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अकेला आदमी कहाँ लगाएगा, उसके पास इतने पैसे कहाँ हैं। अगर उसकी गिरफ्तारी ऐसी है, उसके पास पैसे नहीं है लड़ने के लिए, उसके पास ज़राए नहीं है, वकील नहीं है करने को, तो वो कैसे करेगा। NGOs कलेक्टिवली ये काम कर सकती हैं, और जितने काम हुए हैं ये सब NGOs के थ्रू हुए हैं। जैसा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के हवाला नीना बलसारा का दिया, वो भी एक इसी तरह की NGOs खड़ी हुई थी, उसने उसके लेडीज़ के बारे में जो जेल के अंदर अत्याचार किया था उसके आवाज़ उठाई, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस लेट डाउन की उसके ऊपर, और उनसे बहुत फ़ायदा पहुंचा। इतना फ़ायदा पहुंचा कि पुलिस अब उसमें कम से कम 80% वो हरासमेंट, टॉर्चर और ये जो होता था उसको रोकना पड़ा है पुलिस को। तो NGOs का बहुत बड़ा रोल है, और उसी को, NGOs को बेदार करने के लिए आपका बहुत बड़ा ये प्रोग्राम जो है ये माविन साबित होगा, इसको एक जो है मील का पत्थर साबित होगा। और मेरी उम्मीद है कि आप इसको और इसी तरह से आगे बढ़ाते रहिए, चलते रहिए। हम लोगों की जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होगी हम आपके साथ हैं, हम चलने को तैयार हैं, और मैं आपको बड़ी इसकी शुभकामनाएं देता हूं। आपने ये काम शुरू किया है और ये बहुत आगे जाएगा, बहुत अच्छा चलेगा, बहुत फ़ायदा पहुंचेगा आवाम के लिए ख़ास तौर से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू में अभी आपने माहिर क़ानून जनाब साजिद ख़ान एडवोकेट से हमारे रिपोर्टर की ये गुफ्तगू, ख़ास गुफ्तगू सुनी, जिसमें आपने जाना कि गिरफ़्तारी क्या है, गिरफ़्तारी के बाद हिरासत में क्या कानून कहते हैं, और गिरफ़्तारी के बाद के हुकूक क्या हैं, आपने बहुत तफसील से जाना। नाज़रीन, आपने ये भी देखा कि गिरफ़्तारी कब अमल में लाई जाती है, हिरासत क्या होती है, और गिरफ़्तारी के बाद के हुकूक क्या हैं, और गिरफ़्तार शुदा शख्स कब लीगल एड की मांग कर सकता है, यानी कब अपने कानूनी मदद लेने के हक़ का इस्तेमाल कर सकता है, आपने अभी देखा। नाज़रीन, जिस तरह हिरासत, गिरफ़्तारी और गिरफ़्तारी के बाद के कानून को लेकर हमारे जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात उभरते हैं और हमारा जहन चाहता है उनके जवाब, उसी तरह कानून की पढ़ाई पढ़ने वाले जो तालिब इल्म हैं उनके जहन में भी सैकड़ों हज़ारों सवाल गूंजते हैं, और वो चाहते हैं कि उनके बहुत ही तसल्ली बख्श उनको जवाब दिए जाएँ। तो नाज़रीन, आइए देखते हैं अपने अगले सेगमेंट रूबरू में तालिब इल्मों के सवाल और सीनियर एडवोकेट्स के तसल्ली बख्श जवाब। मेरा नाम है वसीम फ़िरोज़ और मैं फ़ाइनल ईयर जामिया का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल है कि क्या इलीगल कन्फाइनमेंट के शिकार जो लोग होते हैं, क्या सरकार के ज़रिए उन्हें मुआवज़ा मिलता है, और अगर मिलता है तो क्या वो इतना होता है कि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें? ये इशू काफ़ी एक डिस्कशन का मौजू है, और काफ़ी कुछ इसमें कोर्ट के जिसे कहते हैं विवेकाधिकार पर निर्भर करता है, विवेकाधिकार पर मुनसर करता है। और इसमें जहाँ तक मुआवजे की अमाउंट का ताल्लुक़ है तो बहुत सारे मुआवजे जो है, क्योंकि पूरा आउटडेटेड लॉज हैं, और तो बहुत उसकी राशि, उनका अमाउंट काफ़ी कम है।
लेकिन ये डिस्कशन चल रहा है। कोर्ट ने कई मामलों में दिलवाया भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इतने केसेस हो सकते हैं इसमें कि मुआवजा बहुत ही कितने लोगों को रॉन्ग अरेस्ट, तो काफ़ी लोगों का के ऐसे केसेस आते हैं। तो ये काफ़ी कुछ जो है विवेकाधिकार पर ही निर्भर करता है। मेरा नाम आमना खान है, मैं जामिया BLLB 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी शख्स को शक की बुनियाद पे अल्टीरियर मोटिव के साथ गिरफ़्तार किया जाता है तो ऐसे में खाकी अफसर के ख़िलाफ़ किस ज़ाब्ते में कार्रवाई की जानी चाहिए? अगर पुलिस ऑफिशियल ने उसका किसी बैड इंटेंशन से किया है, अगर उसका इंटेंशन काफ़ी इसमें डिपेंड करता है, उसका इंटेंशन ये था, उसके मालूम होते हुए अगर उसने उसको अरेस्ट किया है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई के वहाँ पर एक चांसेस हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में होता है कि कई लोग अरेस्ट होते हैं और उसमें हालात के तहत बहुत सारे लोग ऐसे भी हो जाते हैं जो कि इनोसेंट होते हैं, जो कि कोर्ट में कार्रवाई होती है और वो अपना पक्ष रखते हैं और उनको फिर कोर्ट रिलीज़ कर देता है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर बैड इंटेंशन के साथ किसी को अरेस्ट करता है और वो मुजरिम या मुलजिम नहीं है, ये बाद में प्रूव होता है, तो उसके ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जा सकती है। उसके लिए उसके डिपार्टमेंट के कंसर्न ऑफिसर्स को कंप्लेंट की जाए, ये सही तरीका ये है। उसके ऊपर अगर कोई एक्शन ना हो तो फिर 156(3) के लिए ही हम कार्रवाई कर सकते हैं और कोर्ट में जा सकते हैं। मेरा नाम हफ्सा है, मैं जामिया LLB 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स जो बेगुनाह है, उसे पता है कि वो बेगुनाह है और उसे पुलिस गिरफ़्तार करने आती है और वो ये सुनकर भाग जाए, तो ऐसी हालत में उसका वकील उसके हक़ में क्या दलीलें पेश कर सकता है? किसी को भी अरेस्ट करने का इख्तियार उस केस के IO को होता है। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की मर्ज़ी के ऊपर मुनहसर है कि वो किन हालात में क्या क्या उसके पास सबूत हैं, क्या क्या उसके पास उसने उस केस में इन्वेस्टिगेट किया है और वो अरेस्ट कर रहा है। और जो मुलजिम है, एक्यूज़ है, उसे ये लगता है कि ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है नाइंसाफ़ी है और गैर कानूनी है। अगर कोई मुझे इलीगल अरेस्ट कर रहा है तो उसका वकील उसकी एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकता है और प्राइमा फेसाई में अगर केस नहीं बनता है तो उसे एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी बहुत आसानी के साथ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद असद मलिक, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, फैकल्टी ऑफ लॉ जामिया मिलिया इस्लामिया। जो सवालात स्टूडेंट्स ने बेबुनियाद गिरफ़्तारी और गैर कानूनी गिरफ़्तारी से ताल्लुक़ पूछे और हमारे एक्सपर्ट ने जो आंसर दिए, तो जैसा कि वकील साहब ने बताया, काफ़ी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं इस पर। अभी 2011 का एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न है महबूब बादशाह वर्सेस NCT दिल्ली 2011, जिसमें जस्टिस मार्कंडे काटजू ने कहा था कि जो पुलिस है इसकी ड्यूटी है लोगों को प्रोटेक्शन देना। तो उन्होंने फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर भी उसमें सेट किया था, बने हैं अहले हवस मुनसिब भी और मुद्दई भी। बने हैं अहले हवस मुनसिब भी और मुद्दई भी, किसे कातिल कहें और किसे वकील कहें, कि ये ड्यूटी है पुलिस की कि उन्हें बचाना, ना कि वही लोगों को पकड़ती है बेबुनियाद और मारती है। 1997 का डिसीज़न 11 गाइडलाइंस है जो कि कहा गया पुलिस वालों से कि हनुमान चालीसा की तरह इसे याद कर लो। और मोस्ट ऑफ द गाइडलाइंस जो हैं वो आज की तारीख में 2005 और 2009 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट से CRPC में शामिल कर ली गई हैं। और जहाँ तक मुआवजे का सवाल है, वकील साहब ने बताया तमाम डिसीजंस हैं। कोई भी अगर गैर कानूनी गिरफ्तारी होती है तो ये कहा जाता है ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है। खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1981 के बाद से और अब तक तमाम ऐसे डिसीजंस आए, जैसा कि नीलवती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 1993, जिसमें कि कोर्ट ने 1,50,000 रुपीज़ कंपनसेशन अलॉट किया, रॉन्गफुल अरेस्ट थी। इसके अलावा सूबे सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2006। तो ऐसी तमाम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए जिसमें कहा गया कि अगर गिरफ्तारी गैर कानूनी है तो उसे मुआवजा मिलेगा। साथ ही साथ जैसा कि हफ्सा ने सवाल पूछा कि अगर पुलिस वाले गिरफ्तार करने आते हैं और वो आदमी भाग जाता है तो क्या दलील दे सकता है। पहला जवाब तो ये है कि उस इंसान की ये ड्यूटी बनती है, जैसा कि हमारी CRPC में कहा गया है सेक्शन 36, 37 और 38, कि हम पहले तो असिस्ट करें पुलिस को, तभी पुलिस हमें असिस्ट कर सकती है, ना कि एकदम भाग जाना। आप अपने को बताओ कि हम बेगुनाह हैं, उसके बाद जैसा कि वकील साहब ने बताया वो IO जो इन्वेस्टिगेशन करेगा उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट, उसके बावजूद भी अगर पुलिस आपको परेशान करती है और हरस करती है तो आपके पास ऑप्शन, जैसा कि वकील साहब ने कहा, आप इंक्वायरी में भी जा सकते हैं। साथ ही साथ ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन भी होगा, डायरेक्ट 32 में आप सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तमाम सुप्रीम कोर्ट के ऐसे डिसीजंस आए हैं जिसमें कि रॉन्गफुल डिटेंशन के लिए, जैसा कि अभी 2012 का एक केस है, जैसा वकील साहब ने बताया, उसमें अगर बरी कर दिया जाता है, जुल्फ़िकार हुसैन वर्सेस NCT दिल्ली 2012। पीतमपुरा ब्लास्ट 1997 में गिरफ्तारी होती है, रॉन्ग और सेशन कोर्ट से उसे सज़ा भी मिल जाती है।
हाई कोर्ट भी उसे कन्विक्ट कर देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, फेयर ट्रायल ये नहीं हुआ है, और इसलिए सारे कन्विक्शन को रिवर्स कर दिया जाता है और कहा जाता है कि या तो आप फ्रेश ट्रायल शुरू करिए और वरना इसे बेगुनाह को आप मत सताइए। साथ ही साथ रिहेबिलिटेशन की भी अब बात उठती है। जैसा वकील साहब ने बताया कि आप अगर किसी को गिरफ्तार करते हैं, उसकी ज़िंदगी के सबसे वैल्यूएबल पीरियड अगर वो जेल में गुजार देता है तो उसकी भरपाई कैसे होगी। तो ये कहा गया अभी CRPC में सेक्शन 357A ऐड हुआ है 2009 में, जिसमें कहा गया है कि विक्टिम को कंपेंसेशन दिया जाए। उसकी अमाउंट क्या होगी, जैसा कि वकील साहब ने कहा, तो उसकी अमाउंट इट इज़ अप टू द कोर्ट ऑफ लॉ। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग टू डिसीजन, और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया, तमाम कानून हैं और लोगों को उसकी जानकारी अगर हो तो वो उसका पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। तो नाजरीन, अब तक के सफ़र में आपने जान ही लिया होगा कि हिरासत क्या है, गिरफ्तारी क्या है और गिरफ्तारी के बाद के कानूनी हुकूक क्या हैं। इसके बारे में बहुत ही तफसील से आपने देखा। हमारे माहिर कानून ने आपको बहुत तफसील से ये बातें बताई और साथ ही साथ तालिब इल्मों के जो सवाल थे उनके जवाब से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो नाजरीन, ये था आईने हिंद से मुताल्लिक़ खुसूसी प्रोग्राम इंसाफ का दरवाज़ा का ये शुमारा, जिसमें हमने बात की गिरफ्तारी, हिरासत और गिरफ्तारी के बाद के मिलने वाले हुकूक से मुताल्लिक़। नाजरीन, आइंदा शुमारे में एक नए मौजू के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अतर को दे इजाज़त।